हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम सोइल साइंस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक करने जा रहे हैं ODR, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। इस टॉपिक ये जो टॉपिक है इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इसको अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है, जिससे अपने सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो देखिए ODR को स्टार्ट करते हैं। ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसको क्या है अच्छे से पढ़ाते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपने जो पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ODR की बात करूँ, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। भी ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बोलते हैं किसको है, तो इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये एक प्लांट बनाया है, ठीक है, ये इसकी रूट होगी और ये सॉइल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉइल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन है ना, ये जब प्लांट के अंदर जाती है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को जब प्लांट यूज करता है रूट के थ्रू लेके जाता है, और जब इसको प्लांट यूज करता है ना, तो इसको ही तो बोलते हैं अपने ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। मतलब ये कितनी रेट से प्लांट के अंदर सप्लाई हो रही है, ठीक है, सॉइल से प्लांट के अंदर कितनी रेट से जो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, है ना, डायग्राम से समझा है इसलिए आसानी से समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन थी, ठीक है, और इसको क्या प्लांट ने यूज कर लिया। अब जिस रेट से ये प्लांट के अंदर जा रही है ना, ठीक है, इसकी सप्लाई हो रही है, उसी को बोल देते हैं अपने ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो होता है इसी को क्या बोल देते हैं अपने डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन लग गया तो मतलब ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ODR कहलाता है। इसकी अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ आ गया होगा आपको। तो डेफिनेशन की इसकी बात करते हैं। और एक मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि BSc के बाद आप जो है कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो उस क्लास को ज़रूर लगाना ताकि आपको पता चले कि BSc के बाद अपने पास क्या ऑप्शन होते हैं और गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसमें क्या स्कोप रहता है, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ODR इज ए रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई when it is used by plant into soil। मतलब सॉइल से प्लांट जब क्या यूज करता है, ऑक्सीजन को, है ना, जो ऑक्सीजन को यूज करता है उसी को क्या बोल देते हैं ODR, ठीक है। प्लांट के द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है सॉइल से प्लांट के बीच में, वो कितनी रेट से हो रही है, मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, कितने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ले पा रहा है, उसी को बोलते हैं अपने ODR, ठीक है। इसकी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर बहुत बार। ये डेफिनेशन आती है डायरेक्टली कि, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई व्हेन इट इज यूज्ड बाय प्लांट इनटू सॉइल, ठीक है। इस प्रकार से इसको एक डेफिनेशन कोई क्वेश्चन बना के दे देते हैं वो, ठीक है, और पूछ लेते हैं इसको क्या बोलते थे, ODR बोलते थे, ठीक है। बाकी डिफ्यूजन हो गया ये वाला जो मैंने अभी लिखा था ODR की जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मास फ्लो, ये अपने जो कल क्लास लगाएंगे सॉइल कलर एंड सॉइल एयर, तो सॉइल एयर वाले में उसको अपने बढ़िया तरीके से कर लेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितने जो ग्राम हैं
वो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, उसी को बोल देते हैं अपने ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ठीक है, ये इसकी यूनिट याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर यूनिट आती है। मैंने जितनी भी यूनिट लिखाई है उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेता हूँ कि जो ऑप्टिमम होती है वो कितनी होती है, क्रिटिकल रेट कितनी होती है, ठीक है, और एडिक्वेट कितनी होती है। तो यदि मैं ऑप्टिमम की क्रिटिकल की बात करूँ, ठीक है, क्रिटिकल रेट की बात करूँ तो ये कितनी होती है, 20 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, कितनी होती है, 20 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये होती है क्रिटिकल रेट। ठीक है, क्रिटिकल को बोलते हैं हिंदी में क्रांतिक। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात कर लेता हूं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम रेट कितनी होती है, तो जो ऑप्टिमम रेट होनी चाहिए वो होती है 30 to 40 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, 30 से 40 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, ये होती है ऑप्टिमम रेट, अनुकूलतम। ऑप्टिमम को क्या बोलते हैं, अनुकूलतम। थर्ड आती है एडिक्वेट। एडिक्वेट को क्या बोलते हैं, पर्याप्त। ठीक है, एडिक्वेट को क्या बोलते हैं, पर्याप्त। रेट को बोल देते हैं दर। जो एडिक्वेट रेट होती है वो कितनी होती है, 30 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, इन यूनिट को अच्छी तरीके से याद कर लेना। क्रिटिकल क्या होते हैं, ऐसी अवस्था जिस पर उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये यदि इतनी सप्लाई हो रही है तो इसकी क्या है, क्रिटिकल रहेगी। ठीक है, 30 से 40 × 10⁸ के हिसाब से हो रही है तो उसकी ऑप्टिमम रेट है ये। ठीक है, और ये होती है 30 × 10⁻⁸, ये उसकी पर्याप्त होती है, मतलब इतनी मिलती रहे तो प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल आसानी से कंप्लीट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो रेट लिखाई है मैंने तीनों, इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ODR है उसकी ऑप्टिमम जो रेट है वो कितनी होती है, क्रिटिकल रेट कितनी होती है, और एडिक्वेट जो रेट है वो कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ODR। ठीक है, उसके अंदर यदि आपने एक चीज को समझ लिया तो सारे समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ODR। फैक्टर अफेक्टिंग ODR की यदि मैं बात करूं तो लगभग इसके अपने 9-10 पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर आता है वो आता है मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट से क्या समझे आप, आपने एक चीज़ देखा होगा कि समुद्र के अंदर वो एक मतलब नोज के ऊपर लगा के घूमते रहते हैं ना, ऑक्सीजन वाला वो सप्लायर सा है ना, तो वो किस लिए घूमते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। ठीक है, तो मॉइस्चर से क्या समझे कि मॉइस्चर होएगा तो ऑक्सीजन कम होएगी, है ना। तो ठीक है, यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पानी ज़्यादा होएगा तो ऑक्सीजन कम होएगी ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन रेट है, मतलब ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, वो भी कम होगी, क्योंकि कम है तो कम ही जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा ना तो ODR जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज देन ODR डिक्रीज। अच्छे से समझ आ गया होगा। मॉइस्चर होता है, इस चीज़ को आप यही समझ लीजिए, आगे जो पॉइंट है वो सारे समझ आ जाएंगे। मॉइस्चर से क्या समझे कि पानी,
ठीक है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो मतलब मॉइस्चर होएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होएगी, तो मॉइस्चर बढ़ेगा, ODR घटेगा। इस चीज़ को समझ लिया। अब आप एक चीज़ बताओ, आपके पास यदि मैं ऑप्शन रखूँ कि ड्राई सॉइल और वेट सॉइल, अब इनमें से ODR किसका हाई होएगा, किसका लो होएगा? तो ड्राई सॉइल के अंदर तो क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। तो मतलब मॉइस्चर कम हो गया तो ODR क्या हो गया, हाई, ठीक है। वेट सॉइल है, इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होते ही ODR क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर ODR लो होता है। अच्छे से समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। और यदि आपको कोई भी टॉपिक हो सॉइल साइंस का, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, अगली क्लास में उसको डाउट में अपने कवर कर लिया करेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो क्या? तो अभी स्टार्ट नहीं किया ऑफलाइन, अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये तो था अपना फर्स्ट मॉइस्चर कंटेंट। अब यदि मैं दूसरा फैक्टर बात करूं, तो दूसरा इसका फैक्टर कौन सा है, पोरोसिटी। पोरोसिटी को यदि आपने समझ लिया तो 3 फैक्टर आपके कवर हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। देखिए पोरोसिटी मैंने बताया था जब अपने पोरोसिटी कर रहे थे, ठीक है। तो पोरोसिटी जब बढ़ती है तो उसके अंदर क्या होता है, एयरेशन बढ़िया होता है ना, ठीक है। मान लो ये अपने पास कोई सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर यदि पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो एयरेशन भी तो बढ़िया होएगा ना सॉइल के अंदर, ठीक है। एयरेशन बढ़िया होएगा तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई भी आसानी से होगी। तो ध्यान रखना कि जब पोरोसिटी बढ़ती है तो ODR क्या होता है, बढ़ता है। पोरोसिटी बढ़ती है तो ODR क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ आ गया होगा पोरोसिटी का कंसेप्ट, कि जब पोरोसिटी बढ़ेगी तो ODR भी साथ साथ में बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। इसके बाद में थर्ड नंबर पे बात करूं तो मैं पडलिंग। अब यदि आपने पोरोसिटी को समझ लिया है तो पडलिंग बता सकते हो आप कि पडलिंग से क्या होगा। अब देखिए पोरोसिटी की बढ़ रही है तो ODR भी बढ़ रहा है। पडलिंग करते हैं तो पडलिंग, जब मैंने पोरोसिटी कराए थे, इसके फैक्टर कराए थे, तो मैंने क्या कहा था कि जब पडलिंग होगी तो पोरोसिटी क्या होगी, कम। तो मतलब पडलिंग से ODR क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ODR क्या हो जाता है, घट जाता है पडलिंग से। यदि मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, ठीक है, टिलेज। अपने टिलेज करते किस लिए है, ताकि सॉइल के अंदर एयरेशन बढ़े, ठीक है। एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में जो एयरेशन होता है वो ज़्यादा बढ़िया हो, इसीलिए अपने टिलेज करते हैं। तो टिलेज से पोरोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो टिलेज से पोरोसिटी बढ़ रही है तो ODR भी क्या होएगा, बढ़ेगा। और आप ये मत सोचना कि फैक्टर से क्वेश्चन नहीं आते, फैक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोरोसिटी का ODR पे क्या इफेक्ट है। तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, ODR ज़्यादा होएगा, कम होएगा, इक्वल होएगा, ठीक है, लेस देन होएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना होता है कि ODR बढ़ रहा है या घट रहा है या इक्वल है या नन ऑफ दीज, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो ये इन फैक्टर को बढ़िया तरह से कर लेना। यदि आपने फैक्टर कर लिया तो आपका सारा टॉपिक बढ़िया तरह से कवर हो जाता है। टिलेज यदि करेंगे तो ODR बढ़ेगा, क्योंकि इससे पोरोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट। अब यदि मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर की बात करूं तो मैंने जब आपको सॉइल सेपरेट, ठीक है, टॉपिक कराया था, उसके अंदर मैंने सैंड, सिल्ट, क्ले के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंस बताए थे। और आपने यदि मेरी क्लासेस सारी लगाई है तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि वो सॉइल सेपरेट वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सॉइल फिजिक्स जहाँ भी अपने पढ़ रहे हैं वहाँ वो काम आ रहा है, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट समझ रहे हैं तो सैंड, सिल्ट, क्ले के बारे में अपने को अच्छी से जानकारी मिल रही है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंस अपने को पता है तो अपने अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे काम आएगी फिर टेक्सचर। अब देखिए टेक्सचर की बात करूँ मैं, तो जब मैंने आपको सॉइल सेपरेट कराया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक पॉइंट लिखवाया था। उसके अंदर मैंने क्या कहा था, जो सैंड, सिल्ट और जो क्ले हैं, तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्ले की।
सिल्ट की मीडियम और इसकी लो होती है ना। तो क्ले की क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना। यदि इसकी ज़्यादा है तो इसके अंदर पानी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पानी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होएगी। तो यदि टेक्सचर की बात करूँ मैं, तो यदि सैंड है, ठीक है, सैंडी टेक्सचर है यानी कोर्सर टेक्सचर है तो ओडीआर क्या होएगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, तो ओडीआर बढ़ेगा। यदि वहीं पर मैं क्ले टेक्सचर की बात करूं, ठीक है, फाइन टेक्सचर जिसको बोल देते हैं अपने, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज के फाइन होता है, बहुत कम होता है इसका पार्टिकल साइज, है ना, कितना होता है, लेस देन 0.002 mm, ठीक है। तो क्ले जो है वो फाइन टेक्सचर है, उसका ओडीआर क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर पानी जो है मॉइस्चर जो है ज़्यादा होएगा, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो ओडीआर अपने आप ही डिक्रीज होना है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा टेक्सचर का कि सैंडी टेक्सचर है तो ओडीआर ज़्यादा होएगा, यदि क्ले टेक्सचर है तो ओडीआर कम होएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने छठे नंबर पे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो देखिए, अपनों ने जब मैंने सॉइल स्ट्रक्चर कराया था प्लेटी, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, स्फेरोइडल, तो जो मैंने प्लेटी स्ट्रक्चर कराया था, ठीक है, कौन सा, प्लेटी, तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल क्या लिखाया था कि ये कौन से में होती है, क्ले सॉइल के अंदर होती है प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है, किस में होती है, क्ले सॉइल के अंदर। और जब मैंने स्फेरोइडल कराया था तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखाई थी क्रम्बी, और मैंने कहा था ये जो क्रम्ब स्ट्रक्चर होती है ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है इसके लिए बेस्ट होती है ना, ठीक है। तो स्फेरोइडल के अंदर क्या है, पोरोसिटी ज़्यादा है, यदि पोरोसिटी इसके अंदर ज़्यादा है तो इसका ओडीआर भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो स्फेरोइडल है स्ट्रक्चर उसका ओडीआर क्या होता है, ज़्यादा, और जो प्लेटी स्ट्रक्चर है उसका ओडीआर क्या होता है, कम, ठीक है। समझ आ गया होगा। सारी क्लासों को अच्छे से लगा के चलिए तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, कि यदि स्फेरोइडल है, स्फेरोइडल के अंदर क्या होता है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है तो ओडीआर इसका बढ़ जाएगा। जो प्लेटी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर आती है कौन सी, क्ले, और क्ले का जो ओडीआर है वो क्या है, कम है, तो इसका भी ओडीआर क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होएगा। इसके बाद में मैं बात करूं कॉम्पैक्टनेस की, किसकी बात करूं, कॉम्पैक्टनेस की। कॉम्पैक्टनेस, अब देखिए, जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है, तो उसके अंदर एयर जो है वो कम होगी, मतलब पोरोसिटी कम होगी, ठीक है। यदि पोरोसिटी कम होगी तो जो ओडीआर है वो क्या हो गया, अपने आप कम हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो कॉम्पैक्टनेस से क्या होएगा, ओडीआर डिक्रीज होएगा, ठीक है। व्हेन कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज देन ओडीआर डिक्रीज, ठीक है। इसको अपने हिसाब से लिखते रहना, ठीक है, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। एक लाइन मैंने पहले जो पॉइंट था उसमें लिखा दी थी, उसको अपने, यदि आप इस हिसाब से भी लिखते जाओगे ना, इन तीर के हिसाब से, पर इनको तीर को याद रखना पड़ेगा इसका मतलब क्या था, ठीक है। यदि इस प्रकार से नोट्स बनाते जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉम्पैक्टनेस से आप समझ गए होगी, जब सॉइल कॉम्पैक्ट होएगी तो उसके अंदर क्या है, पोरोसिटी घट जाएगी, और पोरोसिटी घट गई तो ओडीआर भी क्या होएगा, घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं 8वें नंबर पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपके जितने भी जानकार है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स मेरी क्लास लगाते हैं और उनको समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, 8वें नंबर पे मैं बात करूं तो डेप्थ, ठीक है, डेप्थ की बात करें। अब देखिए, जैसे अपने टिलेज करते हैं वो ऊपर सरफेस सॉइल पे करते हैं ना, या सब सरफेस तक जाता है, मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर तक जो है
ठीक है। इस तरह कौन सा होता है, ए होरिजन होता है। और ज़्यादातर अपने जो टिलेज प्रैक्टिसेस होती है वो ए होरिजन के अंदर ही होती है। ठीक है। यदि इससे नीचे जाएंगे तो टिलेज प्रैक्टिसेस होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी, सोइल क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे सोइल क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ऊपर तो अपने टिलेज से क्या होता है, उसके अंदर पोरोसिटी बढ़ा देते हैं। तो यदि डेप्थ इंक्रीज होएगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो ओडीआर घटता जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे ओडीआर क्या होएगा, घटता जाएगा। ठीक है। डेप्थ मैंने ऊपर तीर किया, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, डेप्थ बढ़ रही है, ज़्यादा गहराई के अंदर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा गहराई के अंदर जाते जाएंगे तो डेप्थ ओडीआर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सॉइल कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर पोरोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ टेम्परेचर की, अब देखिए टेम्परेचर की जब बात आती है तो टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो वेपर फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। तो सॉइल के अंदर क्या मॉइस्चर कम रहता है। ठीक है ना, मॉइस्चर कम हो गया तो ओडीआर बढ़ जाता है। ठीक है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओडीआर क्या होएगा, घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओडीआर क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होएगा। ठीक है, ये अपने फैक्टर थे जो क्या है, ओडीआर को इफेक्ट करते हैं, और इनको अच्छे से कर लेना। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से कराने के लिए, क्योंकि बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत होती है। इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक था वो धीरे धीरे कराया है। अपने लगभग जो सॉइल फिजिक्स है उसके लगभग 70% सिलेबस अपनों ने कर लिया है। ठीक है। एक क्लास रही है सॉइल एयर की। ठीक है, जिसमें कल जो अपनी क्लास होगी वो सॉइल एयर प्लस सॉइल कलर की बात। सॉइल कलर में तो 3 लाइनें याद रखने हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। इनके बारे में याद रखना है कि ये क्या होते हैं। एक क्लास सॉइल एयर की रही है और 2 क्लास रही है टेम्परेचर की। ठीक है, सॉइल टेम्परेचर जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रही है। एक क्लास और है जिसके अंदर अपने छोटी छोटी टर्में करेंगे। ठीक है। और एक और याद रखना, इसका जो फैक्टर था ना अपनों ने किया था, उससे मेरे को ये क्लास हो रहती है क्रस्टिंग वाली। ठीक है, ये भी 5-7 मिनट का टॉपिक है, क्रस्टिंग भी, ये अपने सबसे लास्ट में करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट लिख लेना लास्ट 10वां, क्रस्टिंग। क्रस्टिंग को मैं थोड़ा बहुत वैसे समझाती हूँ। क्रस्ट क्या होती है, एक पपड़ी बनना सॉइल के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर एक लेयर बनना, या ठीक है, तो उसको बोल देते हैं क्रस्टिंग। ठीक है, तो क्रस्टिंग मतलब ऊपर लेयर बन गई। ठीक है, सॉइल के ऊपर लेयर बन गई तो वो क्या, एरेशन कम होएगा ना। यदि एरेशन कम होएगा तो ओडीआर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रस्टिंग से क्या होता है, ओडीआर रेड्यूज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, क्रस्टिंग से ओडीआर क्या होता है, रेड्यूज होता है। तो लगभग अपने समझिए 5 क्लासेज रही है। ठीक है, 5 हो जाएगी या 6 हो जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास हैं। ठीक है, 6 क्लास के बाद अपना सॉइल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इनको अच्छे से क्लासेस को लगाते रहना। ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है उसको अपने दोबारा कर लेंगे। ठीक है, यदि किसी को हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है तो भी मेरे को बता देना, उसको अपने हिंदी इंग्लिश में भी देख लेंगे। अपने जो भी सेटिस्फाई होता है स्टूडेंट उसको उस टाइप से करेंगे। और इसके बाद में अपने पेडोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सॉइल जैसे फिजिक्स कंप्लीट होते हैं। और जो पेडोलॉजी स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आप जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लेना, क्योंकि उनकी जो सॉइल केमिस्ट्री है वो सारी इसी के अंदर है, पेडोलॉजी के अंदर। ठीक है, उनकी जो सॉइल फिजिक्स है वो आगे, जो सॉइल केमिस्ट्री है वो इसी के अंदर है। ठीक है, एक तो आप उनके क्या आता है, पेडोलॉजी, और एक केमिस्ट्री। बुक का नाम ही सॉइल केमिस्ट्री है, तो इसके अंदर है अपने जब आगे पढ़ेंगे पेडोलॉजी और उसके बाद अपने सॉइल केमिस्ट्री करेंगे, तो ये दोनों जो पार्ट है उनकी 12th की बुक में है, तो उनको भी जोड़ लेना, ताकि उनके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। थ्योरी वाला तो अपने कर लेते हैं, ठीक है, एक एक नंबर वाली में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये उनकी कवर हो जाएगी। इसके बाद में अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो परसों क्लास हुई थी अपनी, कल तो अपनी एक गाइडेंस सेशन था जिसके अंदर आपने देखा कि हम बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, और परसों जो अपनी क्लास हुई थी वो सॉइल मॉइस्चर का सेकंड पार्ट था। ठीक है, यदि मैं अब आपसे पूछूं कि जो जिप्सम ब्लॉक
मेथड है वो कितने बार पे वर्क करता है, जिप्सम ब्लॉक मेथड कितने बार पे वर्क करता है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, आपका आंसर रहना चाहिए कि सर -1 to -15 बार पे जो है जिप्सम ब्लॉक मेथड वर्क करता है। सेकंड में क्वेश्चन पूछूं जो रिपीटेड टाइम मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन विच मेथड, ठीक है। रिपीटेड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन विच मेथड की अपने मैंने एक पॉइंट लिखाया था किसी एक मेथड में, उसमें मैंने बताया था कि इससे अपने मतलब बहुत ज़्यादा अपने मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। तो उसका आंसर क्या आएगा, न्यूट्रॉन मीटर मेथड, ठीक है। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड या न्यूट्रॉन मीटर मेथड है, उसके द्वारा अपने रिपीटेड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का सबसे स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है वो कौन सा है, तो मैंने जो पहला कराया था ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है, वो है सबसे स्टैंडर्ड मेथड। उसके अंदर मैंने ये पॉइंट भी लिखाया था कि इट इज ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। यदि मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो स्कैटरिंग मेथड है उसके अंदर अपने सोर्स के रूप में किसको यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, अमरेशियम, ठीक है। और यदि मैं डिटेक्टर की बात करूं तो BF3, लेकिन एक मैंने लास्ट के अंदर जाते वक्त आपको इंफ्रारेड मेथड भी कराया था, तो उसके अंदर जो है डिटेक्टर के रूप में किसको लेते हैं, उसके अंदर डिटेक्टर के रूप में लेते हैं सोडियम आयोडाइड NaI, ठीक है। किसके अंदर, इंफ्रारेड जो मेथड था उसके अंदर किसको लेते हैं डिटेक्टर के रूप में, तो NaI सोडियम आयोडाइड। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द following method is direct method of soil moisture determination, ठीक है। तो सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का जो डायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आता भी है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की, इसके आपके पास आपकी 4 ऑप्शन है, आप बता दीजिए कौन सा। एक तो TDR मेथड है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, लिख देता हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास TDR, सेकंड ऑप्शन है आपके पास जिप्सम ब्लॉक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है ग्रेविमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन आपके पास टेंशियोमीटर। तो इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी जो स्टूडेंट क्लासेस देखेंगे बाद में, ठीक है, तो वो ये वीडियो जब अपलोड कर दूंगा उसके बाद आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन सा मेथड है, ठीक है। तो आप हर स्टूडेंट इसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 2024 के अंदर जो CET लागू होने वाली है, ठीक है। हालांकि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे नहीं लगी थी, ठीक है, लेकिन सेंटर का कुछ नहीं कह सकते हैं। और वैसे ज़रूरी भी नहीं है कि CET लागू भी हो, क्योंकि जो अभी प्रस्ताव पास हुआ है 24 तारीख को इसकी मीटिंग भी है 24 सितंबर को, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने इस पर साइन नहीं किया है, प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव तो पहले भी पास हुआ था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बार क्या पता प्रस्ताव यदि रिजेक्ट न हो तो CET लागू भी हो सकती है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर यदि लगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपने उन्हें क्या है
जीके कभी पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने क्या है जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, या अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या है पहले वो सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जो है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जून तक तो सीईटी लागू नहीं होगी, तो जून तक आपके पास बहुत वैकेंसीज आएगी, तो उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और सोयल साइंस एग्रोनॉमी यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू।